नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाइज संजय में आपका स्वागत है। यदि आप रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि एक स्टार संयोजित परिपथ में फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्ट है, तब इसकी लाइन वोल्टेज क्या होगी? तो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है कि हमारा एक स्टार कनेक्शन जो होता है उसमें इसने हमें क्या दे दिया, एक फेज वोल्टेज दिया है। तो फेज वोल्टेज दोस्तों हम बी पी बराबर हम दिखाते हैं हमें जो दिया गया है इसमें। और दोस्तों ये क्या पूछ रहा है हमसे, लाइन वोल्टेज पूछ रहा है। लाइन वोल्टेज हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो कनेक्शन हमारा होता है, स्टार कनेक्शन में दोस्तों जो लाइन वोल्टेज जो होती है, जो √3 गुणा होती है किसके, फेज वोल्टेज के। तो दोस्तों हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू फेज वोल्टेज कितना दिया गया है दोस्तों अपने को, 240 वोल्ट हमें फेज वोल्टेज दिया गया है। तो दोस्तों इसको अगर हम सब सॉल्व करेंगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 240। और दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 415.68 वोल्ट। तो हमारा लाइन वोल्टेज आ गया दोस्तों कितना, 415.68। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सी इसमें दिया गया है 415, यही इसका जो है निकटतम वैल्यू है। तो हमारे इसके ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टार कनेक्शन दिया गया है तो उसमें अगर हमें फेज वोल्टेज अगर दिया गया है तो हमें लाइन वोल्टेज कैसे निकालना है, वो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। लाइन वोल्टेज बराबर में होता है √3 फेज वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 2, फिल्टर सर्किट में प्रेरक का कार्य होता है। तो दोस्तों जो फिल्टर सर्किट होते हैं उनमें जो इंडक्टर होता है जिसे हम प्रेरक बोलते हैं, उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, डीसी को ब्लॉक करे और एसी को पास करे, एसी और डीसी दोनों को ब्लॉक करता है, एसी को ब्लॉक करे और डीसी को पास करता है, और एसी और डीसी दोनों को पास करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को क्या करता है दोस्तों, पास करता है। तो दोस्तों अगर फिल्टर सर्किट में इंडक्टर का पूछेगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें। और अगर दोस्तों आपको अगर पूछ लेता है इसका कैपेसिटर का, जिसे हम हिंदी में संघनित्र बोलते हैं, तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले फिल्टर सर्किट में संघनित्र या कैपेसिटर जो होता है वो क्या कार्य करता है, दोस्तों उसमें आपको याद रखना है जो डीसी को ब्लॉक करेगा और एसी को पास करेगा, किसके केस में, संघनित्र के केस में। और प्रेरक के केस में क्या करेगा दोस्तों, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, एसी को ब्लॉक करेगा और डीसी को पास करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर लोको पायलट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, करंट इज मेजर्ड बाय यूजिंग, मतलब धारा को किसके उपयोग के द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन है थर्मामीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, मेगर। तो दोस्तों जो करंट है उसको एमीटर के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों ये जो एमीटर है करंट के परिमाण को मापता है। तो आपको ध्यान रखना है ये धारा के परिमाण को दिखाता है ओनली एमीटर। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, धारा की दिशा को कौन सा यंत्र दिखाता है? तो दोस्तों धारा की दिशा को जो है गैल्वेनोमीटर दिखाता है अपना, वो धारा की दिशा और धारा का परिमाण दोनों को दिखाता है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। हाँ दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, एसएमपीएस का पूरा नाम है। ऑप्शन दिया गया है, स्विच मोड पावर स्टेबलाइजर, स्विचिंग मोड फेज सप्लाई, स्विचिंग मोड फेज स्टेबलाइजर, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है आपकी टेक्निकल में, इलेक्ट्रिशियन की पेपर्स में। और ये पेपर में 2 बार तो पिछले साल ही पूछा गया था, 2019 में जब एग्जाम हुआ था एएलपी लोको पायलट का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि एसएमपीएस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों जो एसएमपीएस जो है चॉपर के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, ये चॉपर के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफॉर्मर का इनपुट की तुलना में निम्न आउटपुट होगा? तो दोस्तों मतलब ये कहना चाह रहा है कोई ट्रांसफॉर्मर है जिसमें जो हम इनपुट वोल्टेज देंगे, मान लिया जैसे कि हमने इनपुट वोल्टेज दिया 220 और हमें कितना मिलेगा दोस्तों, ये मान लीजिए कि हमें 110 वोल्ट अगर हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो इनपुट की तुलना में हमें आउटपुट में निम्न वोल्टेज मिले तो वो किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होगा। तो दोस्तों अगर आप इनपुट में वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा और आउटपुट में वोल्टेज कम होगा
तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए इसमें जो दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछता, इनपुट की तुलना में हाई आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा, तो उसमें दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता आंसर। जैसे मान लीजिए हमने इनपुट में 110 वोल्ट देते और आउटपुट में हमें कितने मिल जाता 220 वोल्ट, तो इस ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते दोस्तों, इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते। लेकिन इसने हमसे पूछा है कि इनपुट की तुलना में आउटपुट में कम वोल्टेज प्राप्त होगा तो कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, तो उसमें हम बोलेंगे कि उसका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का अनुपात है। ऑप्शन दिए गए हैं अधिकतम मान अपॉन आरएमएस मान, औसत मान अपॉन आरएमएस मान, आरएमएस मान अपॉन अधिकतम मान, आरएमएस मान अपॉन औसत मान। तो दोस्तों जो इसमें दिया गया है, हमसे पूछ रहा है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को दोस्तों हम एफ से भी दिखाते हैं। तो फॉर्म फैक्टर बराबर होता है दोस्तों आरएमएस अपॉन एवरेज। तो दोस्तों जो फॉर्म फैक्टर होता है इस सर्किट में वो होता है आरएमएस। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये है हमारी एवरेज वैल्यू। इसका अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। तो दोस्तों अपना जो ऑप्शन डी जो दिया गया है इसमें आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, मतलब आरएमएस का मान अपॉन औसत मान जो है, जिसका अनुपात हमारा फॉर्म फैक्टर कहलाता है। और दोस्तों जो फॉर्म फैक्टर है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.11। किसके लिए, फॉर साइन वेव। साइन वेव के लिए इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1.11। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और लगातार हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें देखने को मिले हैं दोस्तों इसमें दो चीज़ याद रखनी है आपको। फॉर्म फैक्टर जो है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है, और एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11 होती है साइन वेव के लिए, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है, धारा और वोल्टेज समान रहते हैं, धारा और वोल्टेज दोनों परिवर्तनीय होते हैं, वोल्टेज समान होता है। तो दोस्तों जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है प्रतिरोधों का, इस प्रकार से मान लीजिए कि कोई हमारा श्रेणी क्रम है प्रतिरोधों का संयोजन, ये कोई R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और इसमें कोई B वोल्टेज हमें दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो प्रवाहित जो धारा होगी I, तो दोस्तों ये पूरी धारा जो I है इस पूरे परिपथ में समान होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो दोस्तों ये जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम, इसमें वोल्टेज की वैल्यू दोस्तों अलग अलग होगी। यहाँ पर कोई V1 वोल्टेज होगा, यहाँ पर कोई V2 वोल्टेज होगा और यहाँ पर कोई V3 वोल्टेज होगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए जो दिया गया है इसमें, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धारा का मान हमेशा समान रहता है श्रेणी क्रम संयोजन में। क्वेश्चन नंबर 8, डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है डीसी मशीन का रोटर, ब्रश और कम्यूटेटर, सप्लाई संयोजन, डीसी मशीन का स्टेटर। तो दोस्तों जो डीसी मशीन का जो है ब्रश और कम्यूटेटर जो होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रश और कम्यूटेटर को दोस्तों बार बार इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दोस्तों जो स्पार्किंग और फ्रिक्शन जो होते हैं हमारे, उसके कारण दोस्तों ये दोनों क्या हो जाते हैं, इनमें क्षति होने लग जाती है, मतलब ये डैमेज हो जाते हैं। इस कारण बस डीसी मशीन में इनको ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से विद्युत का कमजोर चालक है। ऑप्शन है चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, शुद्ध जल। तो दोस्तों इसमें जो प्योर वाटर होता है हमारा शुद्ध जल, आसुत जल भी इसको बोलते हैं, जो कि विद्युत रूप से उदासीन होता है दोस्तों, इसके कारण ये विद्युत का कमजोर चालक होता है। इसलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी जो है दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, और एल्यूमिनियम भी इसका विद्युत का अच्छा एक चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन में हमारे पास उभयनिष्ठ उदासीन बिंदु होता है। मतलब दोस्तों कॉमन न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहा है, हमें न्यूट्रल पॉइंट किस संयोजन में मिलता है। ऑप्शन ए है स्टार में, ऑप्शन बी है ओमेगा में, ऑप्शन सी है सिग्मा में, ऑप्शन डी है डेल्टा में। तो दोस्तों जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है, दोस्तों स्टार कनेक्शन में हमारे 3 फेज होते हैं, एक तो आर फेज, एक होता है हमारा वाई फेज, और एक दोस्तों हमें मिलता है बी फेज। और दोस्तों इसमें जो ये बिंदु होता है हमारा, एक सेंट्रल बिंदु जो होता है उसमें से भी हमें एक वायर मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल कनेक्शन। तो दोस्तों जो हमारा स्टार कनेक्शन जो हो जाएगा उसमें क्या है दोस्तों, हमें
एक कॉमन न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, देखिए। तो दोस्तों जो होता है हमारा फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं दोस्तों बी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है फाई अपॉन ए। इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, फाई जो होता है हमारा फ्लक्स होता है, तो हम फ्लक्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं, फ्लक्स अपॉन मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग का इकाई मीटर स्क्वायर में इसको हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा इसमें ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन सी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो बी बराबर फाई अपॉन ए होता है, फ्लक्स अपॉन मीटर स्क्वायर है, प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र भी इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों फ्लक्स डेंसिटी का जो है फॉर्मूला होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या दोस्तों इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको दोस्तों टेस्ला भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसको? टेस्ला। तो आपको यह ध्यान रखना है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, टेस्ला भी इसकी इकाई होती है। लेकिन दोस्तों इसने हमसे क्या पूछा है, फ्लक्स प्रति वर्ग मीटर, तो ये भी इसको इसके द्वारा हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? एसीबी का, ओसीबी का, एमसीसीबी का, एमसीबी का। तो दोस्तों जो घरेलू वायरिंग और छोटी जो हमारी यूनिट्स होती हैं उनमें हम दोस्तों सेफ्टी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, एमसीबी का उपयोग करते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछ लेता है फुल फॉर्म भी। क्वेश्चन नंबर 13, 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रत्येक फेज की बाइंडिंग के बीच में कोणीय फेज का अंतर है? तो दोस्तों जो हमारी 3 फेज प्रेरण मोटर होती है, 3 फेज हमारी इंडक्शन मोटर जो होती है दोस्तों, उसमें जो फेज होते हैं हमारे, उसमें फेजों के बीच में कितने कितने का एंगल होता है, ये हमसे दोस्तों ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिए गए 90 डिग्री, 120 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हमारे इसमें 3 फेज होते हैं। एक फेज होता है हमारा ई आर, एक होता है ई वाई, एक होता है हमारा ई बी। 3 फेज होते हैं दोस्तों, और प्रत्येक फेज दोस्तों क्या होता है 120 डिग्री पर होता है दोस्तों। दोस्तों आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, 120 डिग्री का दोस्तों इनमें फेज का कोणीय अंतर होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, सीआरओ का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्तियों को मापने के लिए किया जाता है? 1 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज। दोस्तों इसमें जो है 1 गीगाहर्ट्ज तक की आवृत्तियों के लिए दोस्तों सीआरओ का उपयोग हम करते हैं। और दोस्तों इसमें जो सीआरओ दिया गया है, सीआरओ की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेरण मोटर की गति में वृद्धि के साथ घटती है? कैपेसिटेंस के साथ में घटती है, रेजिस्टेंस के साथ घटती है, लोड के साथ घटती है, या मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ में घटती है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो होता है प्रेरण मोटर में जो गति है लोड बढ़ाने के साथ में घटती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोड। क्वेश्चन नंबर 16, प्रगलन घटक हमेशा होना चाहिए, मतलब दोस्तों जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है एक फ्यूज के लिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 0 के बराबर, 1 से अधिक, 1 के बराबर, 1 से कम। तो दोस्तों जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है, फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा दोस्तों 1 से अधिक होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों मिनिमम फ्यूजिंग करंट, मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट, रेटेड करंट का अनुपात होता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, मिनिमम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट। और दोस्तों फ्यूजिंग करंट क्या होती है, फ्यूजिंग करंट वो होती है जिस पर फ्यूज वह न्यूनतम धारा, दोस्तों फ्यूजिंग करंट क्या होती है, वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज पिघल जाता है, उसे हम दोस्तों फ्यूजिंग करंट बोलते हैं, जो कि हमेशा रेटेड करंट से ज़्यादा ही रहेगा दोस्तों। दोस्तों फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है वो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट। तो दोस्तों जो ये होता है ना, फ्यूजिंग करंट जो होती है हमेशा 1.5 गुना होती है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। रेटेड करंट की 1.5 गुना होती है फ्यूजिंग करंट हमेशा। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17,
नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए एम्पियर मीटर द्वारा प्रदर्शित मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें एम्पियर मीटर में हमें क्या दिखाता है दोस्तों, करंट दिखाता है। तो दोस्तों ये जो हमें दिखाया गया है यहाँ पर जो डायग्राम, इसमें हमें ज्ञात करना है कि करंट कितनी प्रवाहित होगी इस एम्पियर मीटर के माध्यम से जो हमें दिखाया गया है। तो दोस्तों आई बराबर होता है हमारा V/R। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया गया है दोस्तों, 50 वोल्ट दिया गया है। रजिस्टेंस कितना है दोस्तों, सीरीज में देखिए 10-10 के 2 दिखाए गए हैं। तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 20 एम्पियर 20 ओम हो जाएंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 का बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आई बराबर 2.5 एम्पियर। तो दोस्तों हमारे करंट की वैल्यू जो है एम्पियर मीटर में आएगी 2.5 एम्पियर, जो कि हमारा ऑप्शन डी में जो दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निकल आयरन सेल का धनात्मक प्लेट बना होता है। ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी लेड परऑक्साइड, ऑप्शन सी फेरस हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी निकल हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों जो ऑप्शन जो डी दिया गया है निकल हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों इसका जो निकल आयरन का सेल जो है निकल हाइड्रोक्साइड का बनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने बात की इसमें धनात्मक प्लेट की। दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, नेगेटिव प्लेट की अगर हम बात करें, तो दोस्तों इसका नेगेटिव प्लेट जो है वो किसका बना होता है दोस्तों, वो बना होता है आयरन का। दोस्तों ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि निकल आयरन सेल में धनात्मक प्लेट तो किसका बन जाता है दोस्तों, निकल हाइड्रोक्साइड का, लेकिन जो हमारा नेगेटिव प्लेट है वो किसका बना होता है, आयरन का। तो दोस्तों ये जो निकल आयरन सेल जो होते हैं ये रिचार्जेबल सेल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी छत पंखे की गति कम होने का एक कारण हो सकता है। ब्लेड में जंग, टूटी हुई कैनोपी, संधारित्र में खराबी या स्थापन में खराबी। तो दोस्तों जो हमारा सीलिंग फैन जो होता है, छत का पंखा, उसमें दोस्तों खराब कैपेसिटर के कारण उसकी गति कम हो सकती है, यही उसका एक कारण होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई होती है। तो दोस्तों ये आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप कहाँ देंगे दोस्तों, कमेंट्स में इसका आप आंसर देंगे। दोस्तों जिसको भी राइट आंसर पता हो वो आप कमेंट्स में ज़रूर इसका आंसर दें। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की एसआई इकाई होती है कूलाम, किलोवाट, जूल। तो दोस्तों अगर आप रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं CBT 2 पेपर के लिए, और दोस्तों इस प्रकार की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारे जो वीडियो बनाई जाती है उसकी PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों PDFs के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट क्वेश्चन और लेटेस्ट न्यूज़ आपको टाइम से टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।